नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस समझ लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस में हमें क्या क्या जरूरी है और हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस जरूरी थी, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो इन सब में हमें क्या लगती है, एनर्जी यूज होती है ना। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी हमें मिलती है, हम जो फूड ईट करते हैं, हम जो फूड लेते हैं ना, वहां से हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमें क्या करती है, हमारी ग्रोथ को डेवलप करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो एनर्जी चाहिए मिलती है फूड से, उसे ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो हम इसको कह सकते हैं कि द सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। अगर हमें जो एनर्जी चाहिए चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए या हंसने के लिए, पढ़ने के लिए, मीन्स जो भी काम करना है और जिसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का सोर्सेस हमारा क्या होता है, वो सोर्सेस हमारा होता है फूड। जो हम खाते हैं वो डिपेंड करता है हमारे फूड पर। ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रिशन है ये टू टाइप के होते हैं, मेनली टू टाइप के, मीन्स जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारे आसपास जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, या जो भी लिविंग थिंग्स है, वो उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दूसरा हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ। ठीक है, तो ये तो ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटरोट्रॉप में हम आ गए, एनिमल्स आ गए, कोई भी, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, समथिंग। ठीक है, लेकिन अब इस डेफिनेशन से तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आ गए हो आप 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ना है कि जनरली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनाइज्म। मतलब जनरली जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होते हैं ऑर्गेनाइज्म में लगभग एक जैसे होते हैं। अब लेकिन उनको अंदर लेने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस से अपना फूड लेते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेस और ऑर्गेनिक सोर्सेस क्या होता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस, और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंपल फूड मटेरियल किससे लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। समझ आ गई मेरी बात, कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं, जैसे कि कार्बन और वाटर से, इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इनमें क्या इंक्लूड होते हैं, इनमें सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। देखो यहाँ तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, क्लोरोफिल ले लेते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। और इनका सोर्सेस जो होता है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेस होता है। और अगर हम हेट्रोट्रॉप की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो भी फूड लेते हैं वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो क्या करते हैं, सिंपलर में, मीन्स बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हैं, मीन्स एक हार्ड सब्सटेंस को सॉफ्ट सब्सटेंस में तोड़ते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं सिंपलर में, और उसके बाद उसका यूज करते हैं अपनी ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में। तो ऐसा करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम।
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि जो कोई रिएक्शन को क्या करता है तेजी से, जैसे हमने दूध को दही में जमाया, ठीक है, तो उसमें दूध अगर हम लिमिट में डालेंगे और टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, जमने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने उसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा, दूध में दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी और उसके बाद उसको टेम्परेचर भी अच्छा खासा दे दिया थोड़ा सा, गर्मी के दिनों में आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि दही जो है जल्दी से जम जाती है और सर्दियों में टाइम लगाती है। तो वहां पे कैटलिस्ट का काम किसने किया, टेम्परेचर ने किया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में कौन चेंज करता है, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। और वो बायो कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी को में जो हमने फूड के रूप में लिया है उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और वो हमारी बॉडी में जाते हैं और जहां जहां उनकी जरूरत होती है वो वहां पर क्या होते हैं, यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप से। क्यों, क्योंकि हेटरोट्रॉप अपना फूड थोड़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप थोड़ी ना अपना खाना बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करते हैं, हेटरोट्रॉप से। आप कहोगे मैम हम तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हम राइस बना लेते हैं, चपातीस बना लेते हैं, नो। लेकिन हमें वो राइस और चपातीस किससे मिल रही है, सोर्सेस ऑफ प्लांट, ठीक है। कहीं ना कहीं से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, हम ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हेटरोट्रॉफ्स का सर्वाइव डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर है, ऑटोट्रॉफ पर है, ठीक है। हेटरोट्रॉफ में कौन कौन आ जाते हैं, एनिमल और कुछ फंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं उसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल बाय द फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, वो कहाँ से कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। आपने जूनियर सेक्शंस में, छोटी के क्लासों में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि जब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है और उसके बाद वो सनलाइट, वाटर और इन सब का, मिनरल्स का यूज करके क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रोसेस होती है ना इस टाइम में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सब्सटेंस को बाहर से लेते हैं और उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, किसमें, एनर्जी के रूप में। बाहर से जो भी सब्सटेंस उन्होंने लिया आउटसाइड से, जैसे सनलाइट ले लिया, ठीक है, और वाटर ले लिया, तो उसको किसमें चेंज कर लेते हैं, उसको स्टोर करके एनर्जी के रूप में इकट्ठा करके रख लेते हैं। अब ये प्रोसेस में क्या किया इन्होंने, कौन सा मटेरियल लिया था, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया और साथ में क्या था इनके पास, क्लोरोफिल था। इन और क्या था, सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चार चीज ध्यान रखना है। इन सबका मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उन्होंने क्या किया, उसको किसमें चेंज कर दिया, सभी चीज को चेंज कर दिया कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, वो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी हो गई उनकी, जो उन्हें प्लांट को क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, ठीक है। लेकिन अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, जो तो उन्होंने एनर्जी यूज कर ली उस टाइम तो ठीक है, लेकिन अब कुछ एनर्जी अगर उनके पास स्टोर करके रखनी है कि जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर रहे हैं उस टाइम उनको यूज करना है, तो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं रखते, वो क्या करते हैं, उसको स्टार्च के रूप में अपनी लीफ में, जो प्लांट्स की लीफ होती है ना, वहां पर स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है और उसको वो बाद में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो हमने किस में पढ़ा, ऑटोट्रॉफ में, प्लांट में देखा कि उन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाए ये पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट को बाद में स्टोर करके उन्होंने किस में रखा है, लीफ में, किस रूप में रखा है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। इंटरनल रिजर्वर जिसको बोलते हैं, बाद में जब उनको प्लांट को जरूरत पड़ती है तो उस टाइम उसको वो निकाल के यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो एनर्जी हमारे अंदर फूड आती है ना, हम जो फूड लेते हैं और उसको हम किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखना, प्लांट स्टार्च के रूप में रखते हैं और हम किस में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम, अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ने ये रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लिया
उसके बाद किसकी प्रेजेंस थी हमारे पास, क्लोरोफिल थी, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर क्या बना है, ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन और वाटर बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये इक्वेशन को बैलेंस किया है, ये आपने चैप्टर 1 में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि कैसे बैलेंस करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम कंप्लीट करते हैं कि अब एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, उसमें कैसे कैसे इवेंट होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे इवेंट होते हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो क्लोरोफिल के थ्रू होता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये जो ग्रीन लीव्स होती है ना, लीफ का कलर जो ग्रीन होता है ना, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। और वही क्या करती हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इस प्रोसेस में, यहाँ पर जो लाइट एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, क्या स्प्लिट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है स्प्लिट हुआ, टूटा किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, ये किसमें, ऑक्सीजन और किसमें चेंज हो गया, हाइड्रोजन में टूट जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है वो किसमें रिडक्शन हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आई कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हुई। यहाँ पर सबसे पहले जो क्लोरोफिल है हमारे पास, उसने क्या किया, लाइट एनर्जी को ले लेता है, ठीक है, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब हुई तो उसने लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, उसने केमिकल एनर्जी में चेंज कर लिया। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी किस में हुई, ये सारी हमारी प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। दिस स्टेप नीड टू नॉट टेक प्लेस वन अनदर इमीडिएटली। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट स्टेप यही होना है, सेकंड स्टेप ये होना, थर्ड स्टेप ये होना, जरूरी नहीं है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मीन्स पहले ये हो जाए, पहले ये, बाद में ये हो, बाद में ये प्रोसेस हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रोसेस किस टाइम में है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं और उसको इकट्ठा करके रखते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तो उनको अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स। जो ऊपर हमारे रिएक्शन में थे उसमें कंपोनेंट्स में क्या क्या नेसेसरी था। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, केयरफुली अगर देखोगे, हम यहाँ पे अभी डायग्राम है, मैं उसको बताती हूँ, यहाँ से डायग्राम से समझो आप। यहाँ से अगर आपने एक लीफ ले लिया, ठीक है, इस तरीके से एक लीफ कोई भी ले लो और उसको बीच में से जिस तरीके से यहाँ से कट है ना, इस तरीके से काट लो। अब इसके बाद जो ये कट सेक्शन है, इसमें क्या होगा, एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर, और इसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर है। अगर उसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर वो जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो ये हमारी ऊपर की ये लेयर है और ये जो नीचे की लेयर है, ठीक है, वो कौन सी है, ये और ये है, ठीक है। यहाँ पर नीचे ये दोनों जो लीफ की ऊपर और नीचे की लेयर थी वो थी, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये इनके बीच का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो अब इस लीफ में क्या क्या है, सबसे पहले ये जो बीच में हिस्सा था ना, यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके की सेल्स हैं, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर से आपको छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है। जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। बाकी आपको लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में तो पता ही है कि ये क्या होती है, मिडरिब जो बीच में जाती है, और जो ये छोटी छोटी ब्रांचेस जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अब हम बीच का अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो
अब एक चीज और होती है लीफ में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ का, वो क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है गैस एक्सचेंज होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ठीक है, और एक्सेस वाटर को बाहर निकालना, इसका काम कौन करता है? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या होते हैं? लीफ में बहुत छोटे 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 से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो इसी लीफ के इस पोर्शन में ही यहाँ पर जो है स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा अगर आप देखो, स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पे जो सेल होती है वो कौन सी होती है? गार्ड सेल। यही क्या करती है? स्टोमेटा का जो पोर होता है ना, उसको खोलती है और बंद करती है। क्यों खोलती है, बंद करती है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये होल दिखाई दे रहा है, यही तो स्टोमेटा है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम होते हैं और लोअर एपिडर्मिस में बहुत स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया कि लीफ को अगर हमने यहाँ से कट किया था तो इसका ये ऊपर का लेयर था और ये नीचे का लेयर था, अगर हमने उसको किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, तो उसके बाद क्या था? इसमें सेल्स थी जिसमें क्लोरोप्लास्ट थे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और यहाँ पर ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बीच में क्या है? स्टोमेटा है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे जो हमारे क्लोरोफिल है ना, जरूरी है। कहाँ इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो स्टार्च है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है लीफ में, और उसके लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। उसके लिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने देखना है। इसमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, आपने पॉटर प्लांट लेना है कोई भी, ठीक है, उसकी लीव्स को कोई भी, जैसे कि मनी प्लांट हो गया और क्रोटन का प्लांट हो गया, कोई भी प्लांट की आपने प्लांट पॉटर प्लांट ले लेना है, और उसके बाद उसको क्या करना है? डार्क रूम में रख देना है, अंधेरे कमरे में 2 से 3-4 दिन तक वहां पर रख लेना है। अब क्या होगा? अंधेरे कमरे में होने की वजह से वो क्या होगा? वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसके पास जो उसने अपना फूड स्टोर किया था, किस रूप में स्टोर किया था? स्टार्च के रूप में स्टोर किया था। ठीक है, और वो जो स्टार्च के रूप में स्टोर किया था उसका यूज कर लेगा पूरा। ठीक है, जब वो अपना फूड नहीं बना पाया तो क्या करेगा? जो उसके पास स्टोर था वही तो यूज करेगा ना। ठीक है, अब चलो 2-3 दिन वहां रखने के बाद उसको निकालो और उसके बाद उसको रख दो सनलाइट में लगभग 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर्स तक हमने जब उसको रख दिया, और उसके बाद हमने क्या करना है? प्लग करना है एक लीफ को, 1-2 लीफ उसके प्लांट की प्लग कर लो। ठीक है, और वहां पे आपने उस एरिया को ट्रेस कर देना है जहां पर वो लीफ जो है ग्रीन है। ठीक है, उसको अब क्या कर दिया आपने? ट्रेस कर दिया जहां जहां पे आपको ग्रीन दिख रही है, या शीट ऑफ पेपर लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है? उसको आपने डीप कर देना है लीफ को बॉइल वाटर में कुछ मिनट के लिए। बॉइल वाटर में डीप करने के बाद आपने इसी लीफ को क्या करना है? केयरफुली इसको किस पे डाल देना है? अल्कोहल में डाल देना है। अल्कोहल में जब आप डालोगे ना तो क्या होगा? जो अल्कोहल का सॉल्यूशन होगा ना उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जो लीफ होगी ना उसके अंदर जो ये ग्रीन पार्ट्स था ना वो सब खत्म हो जाएगी, सारी लीफ एक जैसी दिखाई देने लगी, पता नहीं लगेगा हमें कि कहाँ पर ग्रीन है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब उसका करना है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट आपने छोटी क्लासेस में, जूनियर सेक्शंस में पढ़ा होगा ना। आयोडीन टेस्ट में हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और कहाँ पर स्टार्च यहाँ पर बन रहा है। तो इसके बाद अब उस लीफ को हमने निकाला, निकालने के बाद हमने क्या किया? उसके ऊपर कुछ मिनट में उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के कुछ देर वेट किया। अब आयोडीन सॉल्यूशन जहां जहां हमने डाला, ठीक है, अब उसको ट्रेस किया, हमने ध्यान से देखा तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें क्या दिखाई दिया? यहाँ पर देखो, जैसे कि ये लीफ थी ना पहले, ठीक है, यहाँ पर जो हमने ट्रेस किया था कि यहाँ पर ग्रीनिश था, इट मीन्स यहाँ पे क्या था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था। तो जहां आयोडीन, जहां जहां ये ग्रीन कलर था वहां पर आयोडीन डालने पर उसका कलर क्या हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। बाकी जगह तो असर नहीं पड़ा, लेकिन वहां पर क्या हो गया? ब्लू ब्लैक। तो ये याद रखो बेटा, ये स्टार्च टेस्ट होता है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। ये इसके लिए क्या किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे और वहां पर जो है आयोडीन डालोगे किसी भी फूड आइटम में, आपको पता करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो वहां पर अगर आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे या आयोडीन टेस्ट करोगे तो वहां पर अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या देखा? आप दोनों लीफ को देख रहे हो ना, ये हमारी पहले वाली लीफ थी जहां पर इसका पार्ट जो ग्रीनिश था, मीन्स कुछ क्लोरोफिल यहाँ बचा था, इट मीन्स यहाँ पर इसका स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है,
क्यों, पर कैसे पता लगा? इस पर जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो यहाँ पर ये पोर्शन क्या हो गया, यही पोर्शन देखो ध्यान से, वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या पता लगा लिया इससे कि इसके अंदर कहाँ पर लीफ में जो है स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, और ये देख लिया कि स्टार्च जो है बनाने के लिए, अगर ग्रीन प्लांट को अपना फूड बनाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। क्या है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी सी बात बता के हटी हूं कि स्टोमेटा क्या होता है। जो लीफ होती है, कोई भी लीफ है, ठीक है, उस लीफ में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, तो इस लीफ में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वो छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, अभी स्टोमेटा का काम क्या होता है, इस स्टोमेटा का काम होता है, पहले तो हमने इन्हें बता दिया आपको, ये टीनी पोर्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करना। ठीक है, इस पोर्स के थ्रू, ये जो लीफ के पोर्स होते हैं उनके थ्रू गैस एक्सचेंज करते हैं। कब, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ये आपको पता होना चाहिए कि गैस एक्सचेंज करना क्या है, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। और एक चीज ये भी याद रखना है कि सिर्फ गैस एक्सचेंज लीफ के थ्रू ही नहीं होता है, ये गैस एक्सचेंज स्टेम, रूट और लीफ, हर एक मतलब वहां से होता है। स्टेम से भी हो जाता है, रूट से भी हो जाता है, और लीफ से भी हो जाता है। ठीक है, तो और क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है ना, लॉस, वो भी कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। मीन्स अगर जैसे पौधों को पानी की जरूरत होती है, कई बार ज्यादा पानी चला गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर देते हैं, ऑलमोस्ट इवेपोरेट कर देते हैं, ट्रांसपीरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो मीन्स अब आपको स्टोमेटा का फंक्शन पता लग गया। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, सब गैस का एक्सचेंज करना, और दूसरा क्या है, वाटर को भी लॉस करना। ठीक है, वाटर भी ये क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। दो फंक्शन पता लग गए। अब स्टोमेटा जो है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया कि कोई भी लीफ है उसमें छोटे छोटे से जो पोर्स हैं, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर जो है, अब जब इसको हम ध्यान से देखें तो मैंने आपको बात बताया था, यहां पर ये गार्ड सेल है। ठीक है, गार्ड सेल में यहां पर बीच में जो है ये क्या है, स्टोमेटा पोर है। ठीक है, स्टोमेटा पोर, अब जो गार्ड सेल है इसमें ये छोटे छोटे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसी में तो क्या होता है, क्लोरोफिल। अब स्टोमेटा हमेशा खुला नहीं रहता है और हमेशा बंद नहीं रहता है, तो ये खुलता कब है, तो ये देख लेते हैं, द ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ द फंक्शन गार्ड सेल। इसका खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड होता है, गार्ड सेल इसको खोलता है और बंद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, और गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल जब इसके अंदर वाटर आता है और ये क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, ज्यादा वाटर हो गया, स्वेल हो गए, और स्वेल हुए तो ये पोर्स जो है वो खुल जाता है और वो वाटर का क्या करने लग जाते हैं, लॉस करने लग जाते हैं। ठीक है, जब ये श्रिंक हो जाते हैं तो गार्ड सेल क्या होता है, बंद हो जाता है। जब ये स्वेल होता है, पोर्स खुले, तो गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, वाटर का लॉस होता है, और जब ये इनका वाटर लॉस हो गया तो ये गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और जब श्रिंक हुए तो पोर्स क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, स्टोमेटा को। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। अभी एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको हमने करना है। इसका मेन मोटो क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है वहां पर किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट यहीं से ऐसे ही देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने 2 प्लांट ले लिया और उसको बेलजार से कवर कर लिया। इस प्लांट के अंदर हमने यहाँ पर जो रखा है वो क्या रखा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। ये क्या करता है, जितनी भी जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड सारी एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा तो ये क्या होगा, इसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा। अब इस वाले जार में जो था उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, भरपूर मिली। यहाँ तो एब्जॉर्ब हो गई थी कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया।
और यहाँ पर उसके पास भरपूर थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई और इसमें नहीं हुई? तो इसमें क्या किया, स्टार्च टेस्ट, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं ये पता किया। और किसके थ्रू पता किया हमने? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट जब किया तो इसकी लीफ जो है ब्लू ब्लैक नहीं हुई, तो इट मीन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुई। और यहाँ पर जब हमने इसकी लीफ का टेस्ट किया तो इसकी जो लीफ थी उसमें कैसा कलर आ गया? ब्लू ब्लैक कलर आ गया। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने जो परफॉर्म की, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरत है? एक कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए रॉ मटेरियल जो उनकी बॉडी बिल्डिंग होती है, मीन्स उनकी बॉडी को बनाती है, वो रॉ मटेरियल कहाँ से वो यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू यूज होता है। लेकिन अब एक चीज याद रखना है कि इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से काम तो नहीं चलता है ना, उनको और भी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि नाइट्रोजन चाहिए होती है, फास्फोरस चाहिए होता है। ठीक है, तो और ये सारी चीजें नाइट्रोजन और फास्फोरस को कैसे यूज करते हैं? तो कुछ चीजें तो क्या करते हैं, सॉइल में घुली हुई होती है, वहां से मिट्टी से, सॉइल से क्या कर देते हैं, ये यूज कर लेते हैं, जैसे कि वाटर का यूज कर लेते हैं। और जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन हम आप कहोगे कि नाइट्रोजन ऐसे ले लें, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन तो है, लेकिन नहीं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ये क्या करते हैं, ये या तो प्लांट के जो है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है कोई, ठीक है, ये कोई प्लांट है और इसके ये जो रूट है, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनियस में चेंज कर देते हैं, मीन्स दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब जब दूसरी फॉर्म में चेंज होगा तभी जो ये प्लांट है नाइट्रोजन का यूज कर पाएगा। या फिर बिजली कड़कती है ना, तो बिजली कड़क के जब बिजली गिरती है तो भी यहाँ पर नाइट्रोजन की फॉर्म चेंज हो जाती है, जिसको प्लांट क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं।